और ख़ास तौर पर स्मॉल स्केल फार्मर्स, इनके पास इल्म जो है वो सिर्फ महदूद है पेस्टिसाइड डीलर्स या खाद बेचने वाले लोग। ये लोग घबराते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाने से, ये लोग घबराते हैं यूनिवर्सिटी में जाने से, ये लोग घबराते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने से। आपकी बात से मुझे अंदाजा लग रहा है और मुझे खुशी है, और दूसरी यूनिवर्सिटी भी ऐसी कर रही हैं कि आप खुद इंतजार कर रहे हैं कि फार्मर्स आपके पास आएं, और अगर वो नहीं आते तो आपने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि आउटरीच प्रोग्राम के तहत आप उन तक पहुंचते हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी। काश हमारे जो किसान हैं वो यूनिवर्सिटियों को थाना ना समझें और वो एक फ्रेंडली माहौल को समझते हुए कि मुझे जाकर कोई ना कोई जानकारी मिलेगी। ये अगर कल्चर प्रमोट होता है तो मुझे यकीन है कि वो इल्म जो आप लोगों के पास है वो इन तक भी पहुंचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है हाफिज़ वसी टीवी चैनल। आज के प्रोग्राम की ख़ास खूबी ये है कि दुनिया में दो किस्म के आदमी हमें मिलते हैं। एक वो हैं जो देने वाले होते हैं और एक वो हैं जो लेने वाले होते हैं। अब देने वाला जो है, उससे पहले लेने वाले की बात मैं आपसे करता हूँ कि लेने वाला जो है वो शायद रात को तो आराम से नहीं सोता, लेकिन पेट उसका भर जाता है। लेकिन जो देने वाला है उसके बारे में 100% यकीन है कि वो रात को बड़ी आराम की नींद सोता है। मैं आज, मेरे मेहमान हैं एक वो इंसान जो हमारे बच्चों को एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन पाकिस्तानी, प्रोडक्टिव पाकिस्तानी और बेहतरीन मुसलमान वो बनाने की सही में अपनी जिंदगी उन्होंने लगाई है। और वो हैं डॉक्टर फैयाज साई साहब, जो डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एरिड यूनिवर्सिटी हैं। और उसकी वजह यह है कि हमारे तमाम प्रोग्रामों में एक बात का ध्यान रखा जाता है कि जब हम गंदम की बात करते हैं, फसलों की बात करते हैं, तो हमारे जहन में या तो ये वस्ती पंजाब है या जनूबी पंजाब है। बहुत ज्यादा छाल मारी तो रहीम यार खान तक पहुंच गए। और बारानी एरिया जो है वो हमेशा नेग्लेक्ट होता है, उसकी उस तरह नुमाइंदगी नहीं होती और उसकी पजीराई उस तरीके से नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए। हालांकि हकीकत यह है कि अगर आप दुनिया जहान की रिपोर्ट्स जो पाकिस्तान की तरक्की के बारे में आई हैं, उसके अंदर एक बात लिखी हुई है कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो या बारानी एरियाज में है, या सी पैक के दाएं और बाएं पहाड़ और सहरा में है, या चोलिस्तान में है, या थरपारकर में है। तो मैं दावत आज मैंने दी है डॉक्टर फैयाज साई साहब को, मैं उन्हें वेलकम करता हूं कि ताकि आज हम बारानी एरिया के अंदर गंदम के बारे में कोई बातचीत कर सके और उनसे रहनुमाई ले सकें। वेलकम डॉक्टर साहब टू दिस प्रोग्राम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका जी, अपने प्रोग्राम में हमें शामिल करने का। वैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारा ज़्यादातर फोकस जो है वो हमेशा अपाश इलाकों के ही रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रहीम यार खान, और उससे थोड़ा सा नीचे जाएं तो सेंट्रल सिंध और ऊपर सिंध तक भी जाता है। लेकिन हमने बारानी इलाके जिकार कश्मीर और मुल्का जो इलाके हैं केपी के, वो सारे हमने नेगलेक्ट किए हुए हैं। लेकिन अब ये वक्त आ गया और ये काफ़ी देर से इस पर बहस चल रही है कि इनका जो सही मानों में पोटेंशियल है इन इलाकों का, वो अभी तक जो है वो एक्सप्लोर नहीं हुआ, और ना ही हमारी पिछली हुकूमतों ने, बल्कि अब तक भी इस पे कोई अपनी तवज्जो नहीं दी जिस तरह जितना फोकस इनका बाकी इलाकों में। से इन इलाके अब तक जो पैदावार भी है मखसूस कुछ क्रॉप्स के अलावा जो सिर्फ इस इलाके में होती हैं, बाकी जो मेन बड़ी बड़ी फसल है गन्नम, उसका एरिया के वाइज अगर जाएं हम, तो ये कोई सारा बारानी एरिया जो पंजाब का है, ये कोई 26% एरिया जो है गंदम इसमें एरिया वाइज जो है वो इसकी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर आप पैदावार की बात करें तो वो इसकी 10 से इसकी हर साल कंट्रीब्यूशन कभी 10 हो जाती है, अच्छा मौसम हो जाए तो वो 12 हो जाती है, इससे ज्यादा नहीं होती। अगर एवरेज यील्ड की से कहीं हाफ जाके कहीं 1/3 पे जाके रुकती है। जो पिछले साल की जो रिपोर्टेड फिगर हैं स्टेट डिपार्टमेंट की स्टैटिस्टिक्स, हमारे जो बारानी इलाके की कलेक्शन हुई है, वो 22 से 24 मन एकड़ की आई है। वेयर के हमारे जो
पाश इलाके के काश्तकार हैं वो 60 मन और एवरेज तो 12 और 45 से 50। बारानी इलाके और खास करके जो पठवार का जो रीजन है इसमें पोटेंशियल अगर देखा जाए तो, लेकिन चूंकि हमारा गंदम फोकस है तो मैं यही करूंगा कि इसको मैं कैटेगराइज अगर करूं तो 2-3 इसके जो जोन है हम अगर इसको बना लें तो वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा या लोगों के लिए ज्यादा मालूमात उसमें हो जाएंगी। कि हमारे जो दरिया के किनारे का इलाका है, जो दरिया सिंध का किनारा है जिसमें हजरो तहसील आती है और हजरों से लेकर ये इलाका जो है इसमें अंडरग्राउंड पानी चूंकि अवेलेबल है, लोगों ने ट्यूबवेल लगाए हुए हैं और वो सप्लीमेंट्री इरिगेशन कर लेते हैं, तो वहां की पैदावार मैंने खुद जमींदार देखे हैं जो 50 मन 55 मन जी लेते हैं। इसी तरह मंगला से लेकर पीडी खान तक का जो दरियाई इलाका है, दरिया के किनारे का इलाका है जिसमें जेलम कैंट से बाहर निकले तो ये 70-75 किलोमीटर का एरिया जो है, इससे सड़क और दरिया के दरमियान जो एरिया है पहाड़ से नीचे बिल्कुल, ये इस इलाके में भी चूंकि अंडरग्राउंड पानी अवेलेबल है, दरिया का किनारा है, 40-45 फुट पे पानी अवेलेबल है, तो लोगों ने वहां बोर किए हुए हैं और ट्रैक्टर से चला के तो वो गंदम की फसल को कम से कम वो एक आध सप्लीमेंटल इरिगेशन दे के अच्छी पैदावार लेते हैं। और उस इलाके में भी अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर जो हैं वो आलू भी 80 से 100 मन ले रहे हैं और गंदम की भी उसी तरह 55 मन 60 मन गंदम वो भी ले रहे हैं। लेकिन जो दरमियान का इलाका है, खास करके जो ज्यादा एग्रीकल्चर का इलाका है जिसमें फतेह जंग तहसील है अटक की, और जांड तहसील है अटक की, पिंडी गेब तहसील है अटक की, और तलागंग तहसील है चकवाल की, इटसेल्फ चकवाल की तहसील वो, और सबसे जो बड़ी रकबे और आबादी के हवाले से तहसील गुजर खान और तहसील सोहाबा जेलम की, ये पहाड़ी और नीम पहाड़ी इलाका है। इसमें एक तो पानी अवेलेबल कोई नहीं है अंडरग्राउंड, इसलिए लोग इसके सारे का सारा दारोमदार 100% जो है वो बारिश पर है। गंदम का सारे का सारा दारोमदार जो है वो इसकी फसल का वो बारिश पर है। अगर बर वक्त बारिश हो जाए, अच्छे जमींदार जो हैं वो 35-40 मन के करीब जो है वो ले लेते हैं, और दाने जो भी मिल जाए तो वो ये समझते हैं कि ये जो भी मिल गया है ये हमारे लिए गनीमत है और उनके लिए एक सप्लीमेंटल इनकम सोर्स है, चूंकि उनका मेन इनकम सोर्स जो है वो नहीं है। तो चूंकि सारे का सारा दारोमदार पानी पर है, बारिश पर है, बारिश अगर बर वक्त हो जाए, बारिश पर इंसार है सारे का सारा, बारिश अगर बर वक्त हो जाए तो बहुत अच्छी फसल हो जाएगी। लेकिन उसकी जो दरमियान में केयर करनी है, सोइंग के बाद उसको पोस्ट सोइंग जो उसकी केयर है वो उनमें से अक्सरियत कोई नहीं करती, सिवाय वो लोग जिनकी लैंड होल्डिंग्स बड़ी हैं, 100 कनाल है, 200 कनाल है, इससे ज्यादा जो है वो बहुत थोड़े जमींदार हैं इस पूरे इलाके में, 2-4 गिने चुने जमींदार हैं जिनकी हजारों कनालों में है। अदरवाइज 6 कनाल, 20 कनाल, 25 कनाल, मैक्सिमम 50-55 कनाल। जो तो दरमियाने वाले हैं वो 100 और 200 के दरमियान में, वो भी एक पीस में नहीं है। बट सबसे बड़ी जो इसकी खूबी कह लें इस इलाके की, या इसका जो फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि उनकी 100 कनाल भी 12 टुकड़ों में है, 4-4, 6-6 कनाल के टुकड़े हैं, इसलिए वो कोई इसमें मैकेनाइज्ड फार्मिंग जिसको कहें या कोई मॉडर्न टूल इस्तेमाल कर सकें वो नहीं कर सकते क्योंकि पीसेस बहुत छोटे हैं, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट भी फिर उस तरह वो नहीं करते। जो जमींदार बड़े हैं जिन्होंने साथ एक जमींदारे का साथ एक अपना प्रोफेशन रखा हुआ है, यानी उनका पेशा है, लेकिन उसके साथ साथ वो उसको मॉडर्नाइज भी करते हैं, इनपुट्स भी डालते हैं, इतने उनके पास पैसे हैं, इतने उनके रिसोर्सेज हैं कि वो बर वक्त बीज भी नया खरीदते हैं, खाद भी डालते हैं, गोबर की खाद भी तैयार करवा के खरीद के भी और अपनी भी तैयार करके तो वो सप्लीमेंट जो है उसको करते हैं। नहीं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, ये कई चीज़ों का मुझे पता नहीं था और इसी तरह और लोगों को भी पता नहीं होगा। आज आपने बताया है कि 3 किस्म के जो जिम्मेदार हैं वो बारानी एरियाज के अंदर हैं। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ उस एरिया की जो पहाड़ी इलाका भी है और जहाँ छोटे जिम्मेदार भी हैं, और सारा का सारा इन्हिसार बारिशों पर है। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो ये एरिया है जो बारिशों पर मुनहसर है, यहाँ इस वक्त गंदम की हालत क्या है?
जी आप सब, मैंने वो सारी जो बात जो पीछे की है वो एक ओवरऑल यानी आप कहें कि पूरे इलाके की यानी पठवार की मैंने आपको टोपोग्राफी या इकोलॉजी जो है बताई है। अभी आपने फोकस किया है कि जिसका सारे का सारा दारोमदार जो है इंसार जो है वो बारिश पर है, तो वो ये दरमियानी इलाके हैं जो दो दरियाओं के दरमियान में इलाका है, जिसमें सप्लीमेंटल इरिगेशन का कोई सोर्स नहीं है सिवाय मखसूस इलाकों के। वो भी थोड़ा थोड़ा इलाका है जहां स्मॉल डैम्स हैं। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए, बाकी दोस्तों के भी जो इसको देखेंगे, कि पूरे इस डिवीजन में इस वक्त तक स्मॉल डैम्स जिनको हम अपने टर्म में इस्तेमाल करते हैं, वो कोई 58 के करीब जो हैं वो पिछले कुछ सालों से नहीं बल्कि काफी देर से बनने शुरू हुए हैं। 77-78 में पहला डैम जो बना था, लेकिन उससे पहले जो रावल डैम बना था उसका पानी तो खैर सारा इस्लामाबाद में चला गया। इस वक्त तक 58 डैम्स जो हैं वो स्मॉल डैम हम उनको कहते हैं वो बन गए हैं, और उनका कमांड एरिया जो है वो भी इसी तरह पैचेस में है। वो तकरीबन 3 लाख एकड़ का रकबा है, जिससे उन डैमों को सप्लीमेंटल इरिगेशन मिल सकती है या मिल रही है। उनमें से कितने को फार्मर्स को मिल रही है, कितने एरिया को मिल रही है, ये भी दोबारा एक यानी कि ये भी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि कागजों में तो वो 3 लाख एकड़ जो है वो यहाँ जो तकरीबन 1,60,000 एकड़ फुट पानी जो है वो इकट्ठा होता है इन स्मॉल डैम्स में, लेकिन उसमें से कितना इरिगेशन के लिए पानी इस्तेमाल हो रहा है ये भी एक और चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए भी, जिन्होंने अरबों रुपए लगाए हैं उन स्मॉल डैम्स में। क्योंकि कमांड एरिया जिसमें वो नहर निकल के जा रही है वो 3-3, 4-4 मील जो ब्लैंक अंडरग्राउंड जाती है, 4 मील के बाद जाके वो ओपन होती है और फिर वो इरिगेटेड एरिया उसका आता है जो उसको कमांड एरिया कहते हैं। तो आगे कोई आगे फिर कोई उसकी इस्तेमाल राजी नहीं है। उसी तरह 4-4, 6-6 कनाल के पीस हैं। तो जिन दोस्तों के उस नहर के ऊपर एक तरफ 4 कनाल दूसरी तरफ 6 कनाल आ गया, उन्होंने तो इरिगेशन कर दी। मेरा अगर रकबा या आपका रकबा उस 4 कनाल के बाद उसके पीछे है, तो मेरे लिए उन्होंने पानी गुजरने का कोई ना महकमे ने कोई बंदोबस्त किया है, ना वो जमींदार जो मेरा भाई है वो मुझे अक्सर इजाजत नहीं देता। आपस की कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन ज्यादातर केसेस में यही है कि जो उस खाल के ऊपर जिन लोगों के रकबा जात आते हैं वो तो वो पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी सारा पानी जो है वो जाया हुआ है। लेकिन अगेन दोबारा आपकी उसी तरफ कि सारे का सारा दारोमदार जहां बारिश पर है, वहां इस वक्त जो गंदम की पोजीशन है, जो हम फसल जो है वो काफी अच्छी है। मैं परसों भी फील्ड में गया हुआ था, सुहावा तहसील में। हमने एक यूनिवर्सिटी ने हमने एक आउटरीच प्रोग्राम एक शुरू किया हुआ है पिछले 2-3 साल से, कि हम एक सिलेक्टेड फार्मर्स हर तहसील में सेलेक्ट करते हैं, उसको वो अपनी सारी प्रैक्टिस करता है, हम उसको नया वैरायटी कोई भी जो अवेलेबल हो हमारे पास 1 एकड़ का बीज हम उसको देते हैं, और फिर अपनी सारी प्रैक्टिस उसको अपनी ड्रिल से उसको कास्ट करके ड्रिल उसकी प्रॉपर कैलिब्रेट करके कि उसका बीज सही गिर रहा है या नहीं गिर रहा, उसका ट्रैक्टर का डेप्थ हाल की सही हुई लगी है कि नहीं लगी, ये सारी कैलकुलेशन के बाद अपनी निगरानी में उससे जो है वो काश्त करवाते हैं। और फिर पूरा साल यानी ये गंदम के सीजन में हर महीने हमारी टीम का हमने 8-9 बंदों की टीम बनाई है, जिसमें पैथोलॉजिस्ट भी हैं, एग्रोनॉमिस्ट भी हैं, अपने साइल वाले भी लोग शामिल हैं, ट्रैक्टर वाले भी लोग शामिल हैं, मैकेनिकल वाले इस वक्त तालिब इल्म भी हैं। जी उन तालिब भी साथ हैं। उनको साथ लेके उनकी ट्रेनिंग के लिए और फार्मर की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम उस पर जाके उनको गाइड करते हैं कि इस वक्त इस आपकी फसल को किस चीज की कमी है और किस तरह आप इसको देखभाल कर सकते हैं। मसलन परसों जो अब हम गए हैं तो फसल की कंडीशन इस वक्त बहुत अच्छी है। जो फसल तो जो हम दोस्तों को बताते हैं कि आप 20 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर से पहले पहले जो है वो काश्त कर दें अगर आपके पास वत्तर मौजूद है। तो जिन दोस्तों ने वत्तर थी उन्होंने काश्त कर दी, वो क्रॉप तो बहुत अच्छी है और इस वक्त तो हम उसको कहें कि वो बूटिंग स्टेज पर है जी, और काफी लश ग्रीन पैच जो है वो नजर आते हैं। जो गंदम थोड़ी सी लेट हुई है यानी 25 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के दरमियान काश्त हुई है, वो अभी
लेट टिलरिंग या एडवांस टिलरिंग स्टेज पर है, अभी बूटिंग उसमें 10 दिन बाद जो है वो शुरू होगी। लेकिन दोनों फसलें इस वक्त ये जो हालिया बारिशें हुई हैं उससे काफी बेहतर कंडीशन में नजर आ रही हैं। तो इस वक्त जो जरूरत है उन चीजों की हम फार्मर्स को भी बता रहे हैं, अपने जो एडवाइजरी सर्विस है उसके जरिए भी बता रहे हैं, जो हमारे रवाबत है फार्मर से उसके जरिए भी, टेलीफोनिकली भी जाके भी ये बता रहे हैं कि जहां कहीं जड़ी बूटियों का मसला है, वो 4-5 किस्म की जड़ी बूटियां जो है इस इलाके में ज्यादा जो पाई जाती हैं, उसमें जो अगेती फसल थी टाइम पे काश्त हुई, उसमें वीड्स का ये भी हमारी ऑब्जर्वेशन है कि उसमें वीड्स का वो प्रॉब्लम नहीं है जो थोड़ी सी लेट काश्त हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि वो इतनी उसकी ग्रोथ हो गई थी कि उसने स्मूदरिंग इफेक्ट कर दिए हैं, और इस वक्त वो वीड जो है वो नीचे दब चुकी हैं, वो ऊपर नजर कोई नहीं आती, सुवाए नीचे पापड़ा शात्रा जो मजीद अगर 10 दिन उसको धूप ना मिली तो वो मर जाएगा। दुम्बी सिटी और जंगली जई, ये कुछ जगहों पे लोगों ने वो उन इलाकों में, आपके लिए ऑब्जर्वेशन के लिए, उन इलाकों में उन दोस्तों के फार्म्स में नजर आ रही है जिन्होंने अपना सीड इस्तेमाल किया है, जिन्होंने खरीद के। सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस पर एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि अगर हमने ज्यादा पैदावार लेनी है तो ये पैसे बचाने की बजाय कि घर का बीज में इस्तेमाल कर लूं, मुझे लाजमी तौर पे सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल करना चाहिए। आई एम विद यू। सब इसमें मैं एक थोड़ी सी एडिशन कर दूं कि पिछले हमारे 2 साल की कैंपेन में इस वक्त जो इस इलाके में जो गंदम काश हुई है उनमें 60% फार्मर्स ने सर्टिफाइड और नया सीड डाला है। 40% लोग ऐसे हैं वो जिन्होंने पुराना सीड जो है अपना इस्तेमाल किया है, या उन्होंने को मिला नहीं है, या उनकी कैपेसिटी नहीं थी, मेरा ख्याल है उस वजह से शायद उन्होंने, या वो जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारे 3 तरह के फार्मर्स हैं, वो पहली तरह के फार्मर हैं तो जो इसको कहते हैं बस ठीक है जो है वो मिल जाएगी। लेकिन आपने एक बहुत प्यारा मैसेज दिया है, और वो मैसेज ये है कि अगर मैंने अपने घर का बीज इस्तेमाल किया तो दुम्बी सिटी और जंगली जई आने का इम्कान ज्यादा है, लेकिन अगर मैंने सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल किया तो इसका इम्कान कम है कि उसमें दुम्बी सिटी या जंगली जई हो। एम आई राइट सर? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, और इसी यही है कि वो चूंकि सीड साफ सुथरा है, दूसरा नई वैरायटीज हैं, पुरानी वैरायटीज नहीं है जो जिनको रस्ट भी पिछले 2-3 साल पहले आती रही है। इस साल अभी तक तो रस्ट का कोई इम्कान नजर नहीं आया, चूंकि 2-4 दिन बारिशें जो हुई हैं उसके बाद मौसम क्लियर हो गया है, अभी धुंध शुंध भी कोई नहीं है, तो अभी चांस नहीं है कि वो अभी, हाँ अब अगर 1 हफ्ता 10 दिन बाद बारिश लगातार और धुंध वाला मौसम रहे या क्लाउडी मौसम रहे तो फिर रस्ट का चांस है। सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब क्रॉप जो है वो खास तौर पे हम बारानी एरिया की बात कर रहे हैं, जो लोग बेचारे सिर्फ बारिशों पर इंतजार करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ देखते हैं, उनकी क्रॉप जो है मोस्टली बूटिंग स्टेज पर है। आप बहसियत डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, और खास तौर पर ऐसा डीन जो बच्चों को लेकर और असातिज़ा को लेकर लोगों के फील्ड में जाता है, आप क्या महसूस करते हैं कि इस वक्त ये बड़ा क्रिटिकल स्टेज है? आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि उन लोगों को ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए ताकि दाने मोटे हों और पैदावार ज्यादा हो? जी मैंने जिस तरह पहले कहा कि जो जिन दोस्तों ने अपना नहीं बल्कि नया सीड इस्तेमाल किया है और रिकमेंडेड खादें या नबाती खादें या दूसरी खादें इस्तेमाल की हैं, उनकी फसल तो इस वक्त तक बहुत अच्छी है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी तरह अगर कोई क्लेमिटी आए या कोई ड्राउट का आंसर ना आ जाए या कहीं ज्यादा बारिश हो जाए जाके एंड ऑफ फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, और साथ थोड़ा बहुत तेज हवा भी चल जाए, तो वो फसल जो है वो बहुत अच्छी इस वक्त लग रही है, वो उसका लॉजिंग का खतरा मौजूद है। उन दोस्तों को भी हमने ये भी एडवाइस किया है कि इस पे निगरानी रखें। मुझे आपकी बातों से एक अंदाजा है कि माशाल्लाह मौसम ने साथ दिया है, बारिशें हुई हैं और पैदावार के इम्कान जो है फसल बहुत अच्छी खड़ी हुई है। मुझे आपकी बात से अंदाज़ा लगा हुआ है। हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ कहत पड़ा हुआ है खाद का, यहाँ पर जो है बगैर ब्लैक के आपको ये फार्मर को खाद नहीं मिली, और ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अब आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा लगता है कि आपके एरिया में खाद का प्रॉब्लम नहीं था, ये इट वाज इजीली अवेलेबल। जी शुरू सीजन में चूंकि यहाँ हम सारी रिकमेंड करते हैं कि जो भी खाद डालनी है वो सोइंग से पहले डाल दें। अब कुछ फार्मर जिस तरह मैंने पहले कहा कि जिनके पास सप्लीमेंटल इरिगेशन का सिस्टम है, उनको हम कहते हैं कि नाइट्रोजन आप संभाल लें यूरिया,
वो आप जनवरी के फर्स्ट वीक में पहले 10 दिनों में डाल दें, जिस तरह ये अभी पिछले 10 दिन गुजरे हैं, तो उन लोगों ने डाली है जिनकी जरूरत थी। अदरवाइज जिन्होंने सारी डाल दी है उनको कोई मसला नहीं है। इस वक्त भी अगर कोई चाहे तो 2-3 बैग जो हैं वो कुछ ऐसी मखसूस जगह हैं जहां से मिल रही हैं। यानी एट लार्ज आप कहें कि फार्मर्स को कोई खाद का प्रॉब्लम है या हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अभी तक फार्मर से भी मैं फीडबैक ली है उसकी। सर मुझे एक बात की इंतहा की खुशी हुई है कि ये देखें कि हमारे जो जिम्मेदार जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, हमारे फार्मर्स और ख़ास तौर पर स्मॉल स्केल फार्मर्स, इनके पास इल्म जो है वो सिर्फ महदूद है पेस्टिसाइड डीलर्स या खाद बेचने वाले लोग। ये लोग घबराते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाने से, ये लोग घबराते हैं यूनिवर्सिटी में जाने से, ये लोग घबराते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने से। आपकी बात से मुझे अंदाजा लग रहा है और मुझे खुशी है, और दूसरी यूनिवर्सिटी भी ऐसी कर रही हैं कि आप खुद इंतजार कर रहे हैं कि फार्मर्स आपके पास आए, और अगर वो नहीं आते तो आपने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि आउटरीच प्रोग्राम के तहत आप उन तक पहुंचते हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी। काश हमारे जो किसान हैं वो यूनिवर्सिटियों को थाना ना समझें और वो एक फ्रेंडली माहौल को समझते हुए कि मुझे जाकर कोई ना कोई जानकारी मिलेगी। ये अगर कल्चर प्रमोट होता है तो मुझे यकीन है कि वो इल्म जो आप लोगों के पास है वो इन तक भी पहुंचेगा। जी अब साहब, ये हमने इदारे के तौर पर भी हमने ये प्रोग्राम 3 साल पहले शुरू किया था, लेकिन मैं जो जगह ज़ाती तौर पर भी ऑलमोस्ट सारी सर्विस इस इलाके में की है, मेरा अपना भाई इलाका भी है, तो मेरे जो ज़ाती तलक वाले लोग हैं उनको भी हम लगे जी, बजाय आप किसी पेस्टिसाइड डीलर के जाने के आप चकवाल इंस्टीट्यूट चले जाएं, फलां बंदे को मिल लें, आपका ये मसला हल हो जाएगा। अगर आपको वहां से सीड नहीं मिलता तो आप इस्लामाबाद आ जाएं, मैं आपकी जाती तौर पर आपको सीड का 2-4 बैग उनकी जरूरत होती है जी, तो वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम पिछले 2 साल से चल रहा है, उससे भी हमें काफी फार्मर के तक पहुंचे हैं। अभी मेरे पास यानी उस प्रोग्राम के तहत जो है वो तकरीबन 300 फार्मर्स मेरे राब्ते में हैं, जिनको मैं एक क्लिक में मैसेज अपना सारा जो है वो भेज देता हूं, और अगले दिन अगर उनको बंदा चाहिए हो तो मैं अपने जो इंटर्नी हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं उसको मैसेज करता हूँ रात को कि फलान बंदे के पास आपने जाना है, तो सुबह उसके पास पहुंच जाता है। फिर उससे फीडबैक लेके अगर उसका कोई फौरी तौर पर मसला, अभी खास करके कुछ 1-2 जगहों से आई है कि जी हमें दवाई जो है वो 1 नंबर नहीं मिल रही, 2 नंबर मिल रही है, जिस तरह हम चूंकि पाकिस्तानी कौम सारी माशाल्लाह इसमें बड़े माहिर हैं, तो वो यहाँ भी कल्चर पहुंच गया है, तो दवाई ज़ाहिर वो हम सारी उरी उधर से ही, लाहौर से, मुल्तान से ही यहाँ लोग मंगाते हैं जो के जी पे। और मैंने कहा जी फिर ये कि डायरेक्ट कंपनी को हम ऑर्डर कर देते हैं, वो आपको वहां पहुंचा देंगे, चाहे 2 लीटर चाहिए चाहे 6 लीटर जाएंगे, कंपनी से डायरेक्ट आप जो है वहां से आपको बिल्टी आ जाएगी, बिल्टी आप नहीं आ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अपने सुनने वालों को और ख़ास तौर पे बरानी एरिया के फार्मर्स को मैं एक पैगाम देना चाहता हूं प्रोग्राम के आखिर में, और मैं चाहूँगा कि आप भी एक प्रोग्राम जो है एक पैगाम उनके लिए तैयार रखें। मेरा पैगाम ये है कि मेरे किसान, खासतौर पर छोटे किसान, वो बेचारे बाई नेचर वो घबराते हैं किसी सरकारी अदारे में जाने से। तो मेरी गुजारिश ये है कि यहाँ डॉक्टर फैयाज शाही साहब बैठे हुए हैं, चकवाल इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, वो रहनुमाई के लिए वहां जरूर जाया करें। इन जगहों को थाना न समझें, ये इनका मैंडेट है कि आपकी रहनुमाई करें। तो ये मेरा पैगाम है। मैं आपसे पैगाम सुनना चाहता हूं इन फार्मर्स के लिए कि आपकी तरफ से क्या पैगाम है। सब आपकी तरह मेरा ये पैगाम है कि हम 12 महीने 24 घंटे और 7 दिन एक कॉल पर मौजूद हैं। मेरा नंबर प्राइवेट भी सरकारी भी वेबसाइट पर भी मौजूद है, मेरे वो फील्ड में मौजूद हैं, मेरे जो डायरेक्ट मेरे साथ जिनका रहा है जी। 6 मेरे सुपरवाइजर्स टीचर्स हमारे एसोसिएट प्रोफेसर हैं, 2 जो हैं एसोसिएट प्रोफेसर हैं, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, 2 लेक्चरर हैं। ये 6 लोग जो हैं ये हर वक्त, उसके साथ साथ जो हमारे आउटरीच के कोऑर्डिनेटर हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर तहसील का एक कोऑर्डिनेटर है, वो भी एसोसिएट प्रोफेसर और चेयरमैन है, 8 उनके टीम के लिए। ये हर वक्त किसी कॉल पे एडवाइस देने के लिए, किसी की रहनुमाई के लिए ये मौजूद हैं। बराए करम हमसे राब्ता जरूर करें, कोई भी मसला हो। ये जरूरी नहीं है कि हम हर मसले का हल आपको करके दे देंगे, लेकिन आपकी रहनुमाई खुलूस नीयत और दिल से इंशाल्लाह आपकी करेंगे। जज़ाकल्लाह सर, मैं खुश हूँ, और अल्लाह ताला आपको, आपके लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करे, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, इसका जज़ा इस दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे। ये आपने बड़ा अच्छा जज्बे के साथ एक बात कही है और मुझे 100% यकीन है कि ऐसा हो रहा है। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी इस वक्त हमारा सबसे बड़ा इशू है। कि पिछले साल कि हम ये कहते हैं कि रिकॉर्ड फसल हुई है, लेकिन रिकॉर्ड फसलें होने के बावजूद हमें चीनी भी और आटा भी बाहर से मंगवाना पड़ा है। तो ये हम सब मिलकर
मिलकर जो हमारे किसान, हमारा जो तहकीकी शोबा है, हमारा तालीमी शोबा, हम इकट्ठे मिलकर ही इस नेशनल फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करवा सकते हैं, यकीनी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम फिर भी आपको तकलीफ देते रहेंगे, और चूंकि मैं आपको जानता हूँ, मुझे यकीन है कि आप मुझे इनकार नहीं करेंगे। जज़ाकल्लाह व मा अलैना इल्ला अल बलाग। थैंक यू वेरी मच।